हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो ज्योग्राफी बुक है उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है वायुमंडल, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, व्यापारिक पवन खाली स्थान पवन का उदाहरण है। इधर देखिए, आप लोग को आंसर दिख रहा होगा। पहला नंबर में जो ब्लैंक है उसमें आप लोग को अस्थाई पवन का उदाहरण है व्यापारिक पवन। फिर दूसरा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बुक में देखे होंगे, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिमंडल। तो सबसे नीचे जो होता है क्षोभ मंडल होता है, जिसमें हम सभी जीव रहते हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी क्षोभ मंडल में रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, बैरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो जो बैरीमीटर है उससे वायु का दाब मापा जाता है। वायु का दाब कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना वातावरणीय दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में खाली स्थान वर्षा होती है। तो जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है जिसमें सन का जो लाइट होता है, सूरज का लाइट, वह सीधे पड़ता है, वहाँ समवहनी वर्षा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य की रेखा सीधे पड़ता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जब वह ऊपर उठता है तो ऊपर जाके वह ठंडा हो जाता है और वहाँ पर वर्षा होने लगती है, इसलिए इसको समवहनी वर्षा बोलते हैं। आगे देखिए, पांचवा है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा खाली स्थान कहलाती है। देखिए, सिंपली यदि हम लोग को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा बोलेंगे। लेकिन हम लोग को सौर ऊर्जा नहीं लिखना है, बुक में इसको आतपन ऊर्जा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आतपन बोलेंगे। इसका मतलब ये है, जब सूर्य से जितने भी लाइट आता है और जितना लाइट पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है उसको आतपन लाइट बोलते हैं, और सूर्य से आने वाले जितने भी प्रकाश है उसको हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। इसलिए दोनों अलग अलग हो जाता है, इसमें हम लोग आतपन ही लिखेंगे। फिर अगला देखिए, सही उत्तर लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सही उत्तर लिखें। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका प्रतिशत है, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन जो है लगभग 70 to 71% आसपास मिलता है। फिर ऑक्सीजन 20 से 21, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 0.8 से 0.1 आसपास रहता है। फिर बाकी अन्य गैस का है। तो सबसे ज़्यादा क्या, नाइट्रोजन है। पहले जो नाइट्रोजन है वो 71% था, परंतु अब कुछ कम अधिक हो रहा है। ठीक वैसे ही पहले जो ऑक्सीजन था वो 21% था, पर अब 20% के आसपास हो रहा है। धीरे धीरे 90% भी हो सकता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर आगे देखिए, दूसरा है, वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। तो वायुमंडल में हम लोग कहाँ रहते हैं, जब क्षोभ मंडल में रहते हैं तो क्षोभ मंडल में ही ना जो गैस है उसको हम लोग सांस लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तीसरा नंबर, वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी गई है। तो वायुमंडल का जो सेकंड लेयर है, सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है। जो शुरू का जो 5 से 10 किलोमीटर है क्षोभ मंडल है, उसके बाद उधर समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल में जो है एरोप्लेन सब नहीं उड़ाया जाता है, यह समताप मंडल में उड़ाया जाता है। देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है, समताप मंडल। क्योंकि जो क्षोभ मंडल है इसी में जितने भी तड़ित झंझावात होते हैं या फिर वर्षा होती है, और समताप मंडल में उतने अधिक मात्रा में तड़ित झंझावात और वर्षा नहीं होती है। इसलिए जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम जो मंडल माना गया है वो समताप मंडल है। तो वायुमंडल समताप मंडल में उड़ाया जाता है। फिर अगला देखिए, चौथा नंबर, वायुमंडल में कौन सी परत, ये तो हो गया है चौथा नंबर। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब, उसके बाद डैश लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन हम लोग को यह बोल रहा है कि जब हम लोग ऊपर जाएंगे, एरोप्लेन ऊपर जाता है, रॉकेट ऊपर जाता है, तो जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा या बढ़ेगा। पहला में देखिए बढ़ता है, दूसरा में घटता है, समान रहता है, अधिक मात्रा में घटना। तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो जो वायु दाब है वह क्या होता है, घटता है, क्योंकि जो वायु का घनत्व होता है वह कम होता है, इसलिए जो वायु दाब है वह घटता है। और सबसे नीचे जो है, क्योंकि ऊपर से भी हवा जो है प्रेशर डाल रहा है, तो क्षोभ मंडल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा वायु का जो होता है दाब होता है। वो भी जो समुद्री इलाका है उसमें वायु का दाब सबसे अधिक होता है, क्योंकि देखिए समुद्र ऐसा जगह है जहाँ पर अगर सूर्य का गर्मी पड़ रहा है तो भी उतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा, परंतु जो धरती होता है
वह सूर्य से आने वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि जो जल होता है वह वाष्प के रूप में बदल जाता है, वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और धरती एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि धरती वाष्प के रूप में नहीं बदलती है तो धरती सोख लेती है। इसलिए जो धरती वाला इलाका है वहाँ गर्म हवा अधिकतर पाए जाते हैं। समुद्री में जो होती है, समुद्र की जगह वहाँ पर आर्द्र हवा अधिक पाई जाती है, मतलब जिसमें नमी हो वो। और जो धरती या फिर जो चट्टान इलाका हो गया, रेगिस्तान इलाका हो गया, मैदानी इलाका हो गया, यहाँ पर शुष्क हवाएं जो है अधिक पाई जाती है। यदि वर्षा का दिन होता है तो आर्द्र हवाएं मिलती हैं। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी समय वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। पहला नंबर का इसका आंसर पहला हो जाएगा आर्द्रता। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हम लोग को क्या एक वाक्य में उत्तर देना है, परंतु उत्तर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है तो एक ही वाक्य में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर, पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। बस इतना ही आप लोग को लिखना है, क्योंकि एक वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए इतना काफ़ी हो जाएगा। जो पृथ्वी है, देखिए जब पृथ्वी घूमती है, जैसे कोई गाड़ी आगे जाता है तो आप लोग देखते होंगे अगर रोड में कोई धूल कण होता है तो गाड़ी के पीछे पीछे जाता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी घूमती है तो जितने भी आसपास का वायु है उसको अपने साथ लेके घूमती है। जैसे कोई गाड़ी जाता है तो उसके पीछे जितना भी धूल कण होता है साथ में जाता है कुछ दूर, वैसे ही अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दी तो जितना भी वायु है वह खुद चला जाएगा। और दूसरा कारण है पृथ्वी का ग्रेविटी। पृथ्वी का ग्रेविटी होने के कारण ही जितने भी वायु है पृथ्वी के साथ खींचे हुए हैं, वरना जितने भी हवा है सब चल जाता है और साथ ही साथ हम लोग भी जो है आसमान में उड़ते रहते हैं इधर उधर। यह सब दो कारण से होता है, पहला पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा जो है ग्रेविटी। यही दोनों ग्रेविटी के कारण पृथ्वी जो है अपने आसपास के हवा को अपने साथ खींच के रखती है, बनाए रखती है। और वह 1-2 किलोमीटर नहीं, कई सौ किलोमीटर तक है, कम से कम 1000 किलोमीटर ऊपर तक हम अगर आप लोग जाइएगा तो आप लोग को हवा का उपस्थिति मिलेगा। परंतु जो ऑक्सीजन है वो केवल क्षोभ मंडल और समताप मंडल तक ही मिलता है। उसके बाद आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, इस सब में हवा उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से बना है? क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल का जो अधिकतर भाग है वह किस गैस से बना है? पहला क्या है, नाइट्रोजन है जो 71% मिलता है और दूसरा ऑक्सीजन है जो 21% मिलता है। तो यही दोनों मिलके तो लगभग 95% आसपास बना ले रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर, वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 71% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। तो इन्हीं को यदि हम लोग मिला लेंगे तो कितना होगा, 7, 8, 9, 92% जो हो जा रहा है वो यही दोनों को मिला के हो जा रहा है। तो वायुमंडल का सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस पैदा करती है? मतलब हम लोग को ये पूछ रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सा गैस जो है वह हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है, जो पौधे होते हैं CO2 के द्वारा ही अपना खाना बनाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो पौधे होते हैं CO2 के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो इसी को हम लोग हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, इसी CO2 गैस को। उत्तर देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लोग को एक लाइन में लिखना है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, बस इतना लिख देना है। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? देखिए जो मौसम होता है, मतलब आज का जो आसमान है कैसा है, मतलब आज बादल बादल है या फिर आज वर्षा हुई है या फिर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसको हम लोग मौसम बोलते हैं। भाई वहाँ का मौसम बताओ कैसा है, पानी हो रहा है कि नहीं, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रहा है, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो कोई किसी वैसे बोलते हैं सुने हैं, वहाँ का जलवायु कैसा है बताओ, ऐसा नहीं होता है। जो जलवायु होता है वह 3-4 महीना, मतलब लंबे अंतराल के लिए होता है, 3 से 4 महीना। जिससे जब वर्षा ऋतु आती है तो उसको हम लोग जलवायु बोलेंगे, या फिर गर्मी का मौसम हो गया तो उसको हम लोग जलवायु बोलेंगे। जलवायु मतलब जो लंबे दिन तक रहे, 1 महीना तक, 2 महीना तक, 4 महीना तक, इस प्रकार से। देखिए इसका आंसर देखते हैं, मौसम
वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रत्येक दिन की स्थिति होती है। मतलब जो आसपास जो हम लोग का मौसम है कैसा है, अभी वर्षा हो रही है, नहीं हो रही, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, मतलब आज का यदि हो गया या फिर 1 घंटे पहले का वर्षा हुई थी, इस प्रकार को हम लोग मौसम बोलेंगे। जबकि जो जलवायु होती है, जलवायु को देखिए, दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। मतलब बरसात का दिन में बहुत दिनों तक वर्षा होती है, गर्मी में बहुत दिनों तक गर्मी लगती है, तो इसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। जलवायु और मौसम में बस घंटा का फर्क है। जो मौसम होता है 1-2 घंटा का बोलते हैं, और जो जलवायु हो गया उसी को जब बहुत दिन तक रहेगा वही मौसम, तो उसको हम लोग जलवायु बोलेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मानसूनी पवन क्या है? मानसूनी पवन क्या है? देखिए, मौसमी पवन को ही जो है मानसूनी पवन कहा जाता है। जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उसे मौसमी पवन कहते हैं। इसे पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवन। मानसूनी पवन उसे बोलते हैं जो ऋतु के अनुसार अपना जगह परिवर्तन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो वर्षा होती है, भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वह नीचे पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम दक्षिण जलवायु से होती है। पश्चिम दक्षिण जो जलवायु है जो वह ऊपर आते हैं। सबसे शुरू में इधर केरल तरफ वर्षा होगा, फिर उसके ऊपर छत्तीसगढ़ तरफ, फिर सबसे ऊपर, सबसे लास्ट में उधर फिर आगे जाते जाएगा। सबसे नीचे शुरू में होता है। सबसे नीचे कौन सा राज्य है? केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। मतलब इधर से होते हुए जलवायु आती है, उसके बाद पूरे भारत में फैलती है। तो सबसे पहले केरल में आया, तो सबसे पहले केरल में वर्षा हुआ, उसके बाद जो मौसमी पवन है आगे बढ़ने लगा, फिर तमिलनाडु में वर्षा हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में वर्षा हुआ। मतलब जहाँ जहाँ पवन जा रही है वहाँ वहाँ वर्षा हो रही है। इसी को बोलते हैं मौसमी पवन, जो अपने साथ साथ और ऋतु के साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसी को बोलते हैं मौसमी पवन। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में मानसूनी पवन, मतलब जहाँ वर्षा हो रही है जो पवन है उधर जा रहा है। अगर गर्मी का दिन है तो जिधर गर्मी पड़ रही है जो हवा है उधर ही जा रहा है। देखिएगा, जहाँ गर्मी है वहाँ पर शुष्क हवाएं मिलती है, मतलब जो हवा है वह शुष्क हवा, जिधर गर्म का सीजन है उधर ही जाता है। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला में है, वर्षा कितने प्रकार हैं? वर्षा के कितने प्रकार हैं उनके बारे में लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो हम लोग को इसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए उत्तर में देखिए, वर्षा के 3 प्रकार निम्नांकित है। पहला, समवहनी वर्षा। अभी मैंने बताया समवहनी वर्षा मतलब भूमध्य रेखा में जहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वह सीधे पड़ता है और वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, तो जो जल होता है वह तुरंत वाष्प के रूप में बदल जाता है। और जब वह ऊपर जाता है, तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वह कम होता है, तो वे एक जगह संघनित हो जाते हैं और पुनः वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। आप लोग सुने होंगे जो भूमध्य रेखा वाले जगह है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए इसका आगे देखते हैं, सूर्य के ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। हवा ऊपर उठ जाकर ठंडी होती है तथा उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। ऐसे वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है। फिर आगे देखिए, पर्वतीय वर्षा। जब ठंडी हवा अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पर्वत के दूसरी ओर के हिस्से में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है। इसे वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। देखिए दूसरा है पर्वतीय वर्षा। ऐसा होता है जब हवा अपने साथ नमी लेकर जाती है और सामने कोई ढेर ऊंचा पहाड़ आ जाता है। पहाड़ का ऊंचाई 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर तक के पहाड़ की ऊंचाइयां होती है। सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है जो लगभग 8,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 8,854 मीटर आसपास उसका ऊंचाई है, तो लगभग 9 किलोमीटर बोल लीजिए, 250 मीटर कम। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जब आर्द्रता वाली हवा वहाँ जाती है और उससे टकराती है तो नमी पाकर और वहाँ पर आगे ना जाकर एक जगह संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में बरस पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। और चूँकि जो पर्वत की ऊंचाई के कारण एक साइड ही जो है पर्वत जो आर्द्रता वाली हवा रहती है उसको रोक लेता है, तो दूसरे साइड
वर्षा नहीं होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र बोलते हैं। बगल में ही वर्षा हुई और मेरा घर में वर्षा नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया वाला वर्षा क्षेत्र बोलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा कि वृष्टि छाया क्या है, तो आप लोग इसे बोलिएगा, पहाड़ की ऊंचाई के कारण जब आर्द्रता वाली हवा वहां से गुजरती है तो पहाड़ उसे रोक देता है और पहाड़ के एक ही साइड वर्षा होती है और दूसरे साइड वर्षा नहीं होती है। जिस साइड में वर्षा नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। आगे देखिए, ग में है चक्रवाती वर्षा। पहला ने हम लोग ने देखा समवहनी वर्षा, फिर दूसरा में हमने देखा पर्वतीय वर्षा। अब देखिए चक्रवाती वर्षा। जब गर्म और आर्द्र हवा ऊपर उठती है तो यह ठंडी हवा से मिलती है और सघन होकर वर्षा कराती है। यह अधिकतर तटीय क्षेत्र में होती है। जीव जंतुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा का जल ही सतह के नीचे रिसकर भौम जल या भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। देखिए चक्रवर्तीय वर्षा जो है किसे कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। जब गर्म हवा और आर्द्र हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद वह ठंडी हो जाती है, या फिर जो ऊपर ठंडी हवा है उससे मिल जाती है और एक जगह सिकुड़ जाती है, मतलब संघनित हो जाती है, मतलब वह फिर से पानी के रूप में बदल जाती है और फिर जमीन में बरसने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवाती हवा। और इसको इसलिए चक्रवाती हवा बोलते हैं क्योंकि एक ही साथ जब बहुत सारा जो हवा ऊपर उठता है तो आसपास का जो अगल बगल हवा रहता है वह वहाँ पर आने लगता है और जो हवा है वह घूमने लगती है। और जब आप लोग देखिएगा जब चक्रवात आता है तो साथ ही बहुत सारा बादल भी ले आता है और वर्षा होती है। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवाती वर्षा और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चक्रवाती वर्षा ही नहीं, सभी प्रकार की वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको जो है जीवन प्राप्त होता है, मीठा जल प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग समुद्र का जो पानी है उसको नहीं पी सकते हैं। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए। देखिए सबसे नीचे जो होता है वह क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो वायुमंडल के मुख्य रूप से 5 परत है। आयन मंडल ही मध्य मंडल में आ जाता है, या फिर जो ओजन परत है वो भी मध्य मंडल में ही आ जाता है। तो वायुमंडल के मुख्य रूप से 5 परत है। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के नाम लिखिए। देखिए चक्रवात एक विशिष्ट मौसमी परिस्थिति है जब किसी क्षेत्र विशेष का तापमान अधिक होने से निम्न वायु दाब की स्थिति होती है, तब चारों ओर की वायु निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। देखिए जो चक्रवात है मतलब जब एक जगह का हवा ऊंचा ऊपर उठ गया, मतलब गर्म होकर ऊपर उठ गया, तो उस जो जगह हो गया वह खाली हो गया, तो जो अगल बगल हवा है वहाँ पर उसको भरने के लिए आती है, तो हवा जो है घूमने लगती है। तो जब निम्न वायु दाब हो गया तब जो अगल बगल का उच्च वायु दाब है निम्न वायु दाब को जो भरने की कोशिश करता है तो हवा घूमने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवात। और यह निम्न वायु दाब के कारण होता है। यदि आप लोग को पूछेगा चक्रवात किसके कारण होता है तो आप लोग बोलिएगा निम्न वायु दाब के कारण चक्रवात होता है। अब फिर हम लोग को बोला था कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले कुछ चक्रवातों के नाम लिखिए। तो अभी भी आया हुआ है, क्या आया हुआ है? यास तूफान जो है अभी भी आया हुआ है, तो आप लोग यास तूफान भी लिख सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर तितली है, हुदहुद है, गाजा है, ये 3 भी है, आप इसको भी लिख सकते हैं। हुदहुद ये बहुत फेमस था क्योंकि जब हुदहुद आया था तो पूरा झारखंड में लगभग 7 दिन तक पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। मतलब ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सूरज तो दिख ही नहीं रहा था, बहुत भयंकर वाला मतलब बादल आ गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अंतर बताना है हम लोग को क्षोभ मंडल और समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 5, क्षोभ मंडल और समताप मंडल में हम लोग को अंतर बताना है। देखिए क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत में होता है। तो क्षोभ मंडल में हम लोग को क्या लिखना है? इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होता है और यह सबसे निचली परत होता है। फिर इसके बाद लिखना है इसी वायुमंडल में हम लोग सांस लेते हैं। और उसके बाद वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत में होता है। फिर देखिए समताप मंडल।
क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। फिर अगला है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। यह बादलों एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह परत आदर्श होता है। तो क्षोभ मंडल और वायुमंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल में हमने अंतर देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मौसम और जलवायु में हम लोग को अंतर बताना है। तो देखिए, मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रत्येक दिन की स्थिति होती है, और जो जलवायु होता है दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। तो ये अंतर हो गया। मौसम मतलब किसी खास दिन या फिर किसी खास घंटे में, और जलवायु मतलब बहुत दिन तक का मौसम। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए। पहला में है, लू एक स्थानीय पवन है। हम लोग को कारण बताना है, लू एक स्थानीय पवन क्यों है। तो हम लोग सबसे पहले देख लिए स्थानीय पवन क्या है, इसको देख लेते हैं। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवा को स्थानीय पवन कहते हैं। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय चलते हैं, जैसे स्थलीय एवं समुद्री समीर। मतलब किसी खास स्थान पर, मतलब जब गर्मी का दिन होता है तो पूरे भारत में तो गर्मी का दिन नहीं होता है। जैसे सबसे शुरू वर्षा कहाँ, केरल में हुई, और सबसे लास्ट में फिर इधर झारखंड में हुआ, फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इधर सबसे लास्ट में वर्षा होती है, सबसे शुरू में केरल तमिलनाडु इधर से वर्षा होती है। तो उसी को हम लोग स्थानीय पवन बोलते हैं। किसी खास जगह में बहने वाला पवन को स्थानीय पवन। तो लू क्या होता है, एक साथ तो लू सब जगह नहीं चलता है। जिस जगह पर गर्मी का मौसम है वहीं पर कुछ कुछ स्थानों पर चलता है। अगर वहाँ पर जंगल है तो लू तो वहाँ पर चलेगा ही नहीं। जैसे अगर हम लोग रेगिस्तानी इलाका का बात करें तो वहाँ पर हर दोपहर में लू जैसे हवाएं चलती हैं। तो लू एक स्थानीय हवा है, मतलब कुछ सीमित जगह पर ही ऐसे पवनें चलती हैं, इसलिए इसको जो लू है उसको हम लोग स्थानीय पवन बोलते हैं। आगे देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। मतलब किसी खास स्थान पर बहता है, इसलिए इसको हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। फिर अगला देखिए, कारण बताना है दूसरा में, पर्वतीय वर्षा पर्वत के एक पार्श्व में ज़्यादा क्यों होता है। अभी मैंने बताया जो सघन मतलब जो आर्द्र हवाएं होती हैं, जब वह बहते जाती हैं तो पर्वत के एक ही छोर वह संघनित होकर बरसने लगती है, दूसरी छोर नहीं जा पाती, इसलिए जो दूसरी छोर में है अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। देखिए उत्तर, जब ठंडी हवा अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पर्वत के दूसरी ओर के हिस्से में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है, इसी वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला में है, वायुमंडल के परतों की विशेषता का सचित्र वर्णन करें। हम लोग को चित्र भी बनाना है और वर्णन भी करना है। पहला का क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत में होती है, अभी ही मैंने ये बताया था। फिर दूसरा है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। यह बादलों एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त रहती है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह आदर्श परत माना जाता है। फिर आगे देखिए, मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल से ठीक ऊपर यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। मतलब सबसे शुरू क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर तक है। फिर आगे देखिए, बाह्य मंडल। जो बाह्य मंडल है वो कितना दूर तक फैला रहता है। यह मंडल में तापमान अधिक बढ़ता है। यह 800 से 400 किलोमीटर तक फैला रहता है। यह परत रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है, मतलब इसको हम लोग आयन मंडल भी बोल सकते हैं। फिर आगे देखिए, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरते रहती है। मतलब सबसे ऊपर जो कौन सा गैस होते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन गैस होते हैं। ये हम लोग को पूछ सकता है, वायुमंडल में सबसे ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन। देखिए फिर हम लोग को सचित्र वर्णन करना था, तो इसका वर्ण देखिए, चित्र इस प्रकार से है। सबसे नीचे जो है वो क्षोभ मंडल है, लगभग 13 किलोमीटर तक। फिर जो 40 किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर के बाद वह समताप मंडल है। फिर जो 80 किलोमीटर तक है वह मध्य मंडल है। फिर उसके बाद 400 किलोमीटर तक ताप मंडल है। फिर 400 के बाद
उधर 900-800 किलोमीटर तक जो है वो बाह्य मंडल है। तो इस प्रकार से हम लोग चित्र भी देख लिए। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है, कारण बताएं। देखिए, आतपन क्या है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो धरती के द्वारा अवशोषित की जाती है, इसको हम लोग आतपन बोलते हैं। इसका उत्तर देखिए, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जबकि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चूंकि पृथ्वी की आकृति गोलाई लिए हुए है, इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। देखिए, जब आप लोग कढ़ाई गर्म करते हैं तो जो उसका पेंदी होता है वह सबसे पहले गर्म होता है, उसके बाद जो हम लोग जिस ओर धरते हैं उसको कढ़ाई को पकड़ने के लिए रहता है ना, उधर बहुत कम गर्म होता है। ठीक उसी प्रकार जो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, और उसके बाद जहाँ पर कम प्रकाश पड़ता है वहाँ पर कम गर्मी रहती है। तो यही कारण है कि जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, मतलब जो कढ़ाई का धरने वाला की ओर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता, उसको हम लोग आसानी से पकड़ भी सकते हैं। फिर अगला देखिए, तीसरा नंबर, गर्म एवं शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, कारण बताइए। देखिए, जब आपको कुछ चीज़ सुखाना है तो यदि उसको वर्षा में सुखाइएगा तो थोड़ी सूखेगा, उसको गर्मी चाहिए। तो उसी प्रकार यदि शुष्क दिन रहेगा तो वहाँ पर पहले से नमी है तो वो ठंडा रहेगा, जो हवा रहेगा वो ठंडा रहेगा। जबकि गर्म दिनों में ऐसा होता है कि जो हवा है उसमें जो जल की कमी होती है, तो जल की कमी होती है तो कपड़ा का जो जल होता है, कपड़ा में छोटा छोटा जो जल का मॉलिक्यूल होता है वह सब तुरंत हवा में एवोपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। जबकि अगर वहाँ पर पहले से जल रहेगा तो उसको वाष्पीकृत होने में टाइम लगेगा, इसीलिए अधिक समय लेता है कपड़ा सूखने में, बरसात के दिनों में या फिर ठंड के दिनों में। जबकि गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी पड़ता है तो जल्दी सूख जाता है, यही कारण है। उत्तर देखिए, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और अधिक आर्द्र हो जाती है, इसलिए आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। यहाँ पर जो ये है चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वह कंप्लीट होता है। आई होप जो क्वेश्चन आंसर का यह सेशन है आपको समझ में आया होगा और इजी लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।